अरे जी, आप कब तक ऐसे अपनी पुश्तैनी संपत्ति को बेचकर घर का गुजारा करते रहोगे? अरे आप कहीं काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? अगर आप ऐसे ही अपनी संपत्ति बेचते रहे तो एक दिन इस घर से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। अगर ये घर भी हमारे हाथ से चला गया तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे सीमा, अब तुम भी ना औरों की तरह सलाह देने लगी हो। अरे तुमको तो पता है ना कि मुझे किसी के आदेश अनुसार काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, और अब तुम भी मुझे आदेश देने लगी। तुम अब चुप ही रहना, मुझे जो भी करना है मैं वह खुद ही कर लूँगा। मैं जानता हूँ कि कैसे घर को चलाना है। अरे आपने सारी जमीन तो बेच दी। अगर तुम उस जमीन को ना बेचते और उस जमीन पर कुछ खेती करते तो हमारा घर का खर्च आसानी से चल जाता। अब तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप कहीं काम कर लेते तब तो बहुत अच्छा रहता, कम से कम हमारे घर का खर्चा तो चल जाता। और ऐसे समय में किसी से मदद मांगेंगे तो कोई यहाँ मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। पता नहीं इस बार यह साल कैसे बीतेगा। अरे अब बस करो सीमा, मैं समझ गया। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस घर को नहीं बेचूंगा। अब तुम ज्ञान देना बंद करो और इस परिवार को मुझे चलाने दो, मेरे अपने खुद के तरीके से। मंगेश अपनी पत्नी सीमा से गुस्सा होकर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि ऐसे समय में घर का खर्चा कैसे चलाया जाए। अरे ऐसा बुरा समय आ गया है कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। अब मेरे पास कोई संपत्ति भी नहीं बची है जिसे मैं बेचकर अपने घर का खर्चा चला सकूं। मुझे अब कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग ही उपाय सोचना होगा, नहीं तो मेरे घर में राशन के भी लाले पड़ जाएंगे। मंगेश उसके घर में खाना कैसे बनेगा इस बारे में सोचकर परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक उपाय सूझता है। क्या बात है मंगेश, आज तुम्हारा मेरे पास कैसे आना हुआ? कुछ जरूरी काम था क्या? जी सेठ जी, वैसे भी मैं कभी बिना काम आता ही नहीं हूँ। हाँ मंगेश, यह बात तो सही है, तुम बिना काम कहीं नहीं जाते। वैसे भी तुम्हें मिली तुम्हारी पैतृक संपत्ति, तुमने उसे बेचकर सारा पैसा उड़ा दिया है ना। देखो सेठ, तुम मेरी निजी बातों पर मत जाओ। अरे मेरी पुश्तैनी संपत्ति थी तो मैंने उसे बेच दिया, और मैं यहाँ तुमसे कुछ सौदा करने के लिए आया हूँ। क्या सौदा करने के लिए आए हो मंगेश, और मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, मुझे आपसे बस एक ही मदद चाहिए, क्योंकि मैं अपना एक व्यापार करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो कुछ ही दिनों में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। देखो, तुमने अपनी ज़मीन को तो धीरे धीरे बेच दिया और अब तुम मुझसे पैसा मांग रहे हो। अरे मैं तुम्हें पैसे किस आधार पर दे दूं? तुम्हारे पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं बची है, और तुम व्यापार किस चीज़ का करना चाहते हो? सेठ जी, वह मेरी संपत्ति थी तो मैंने उसे बेच दिया। आपको इससे क्या लेना देना? हालांकि मेरे पास एक अच्छा विचार है और उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। आप मेरी कुछ मदद कर दो तो मैं कुछ ही दिनों में आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। ठीक है, वैसे तुम्हारा विचार क्या है मंगेश, ज़रा मुझे भी तो बताओ। क्यों, आपको क्या लगता है सेठ जी, क्या मैं मूर्ख हूँ जो अपना विचार आपको बता दूँ? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन यह तो बताओ कि तुम मेरे पास क्यों आए हो और तुम्हें मेरी क्या सहायता चाहिए? हाँ सेठ जी, अगर आप मुझे 5,000 रुपये देंगे तो इस महीने की आखिरी तारीख में मैं आपको 30% ब्याज के साथ आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। क्या सच में तुम 30% ब्याज के रूप में दोगे? अरे तुमने मुझे मूर्ख समझा है क्या कि जो तुम मुझसे इतने कम पैसे लेकर इतना ज़्यादा ब्याज दोगे? हाँ, यह सच है कि मैं तुमसे जितने भी पैसे लूँगा उनके 30% पैसे आपको ब्याज सहित लौटा दूंगा, क्योंकि यही तो मेरा विचार की ताकत है। और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो तुम मुझे यह 5,000 रुपये कर्ज के रूप में दे सकते हो। मैं तुम्हें पैसे कर्ज के रूप में कैसे दे सकता हूँ? अरे तुम्हारे पास अब कोई धन संपत्ति नहीं है, तो अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए
तो मैं तुमसे क्या लूँगा? तुम मेरे उन पैसों के लिए क्या गिरवी रख सकते हो? अच्छा तो सेठ जी, मुझ पर शक कर रहे हो? आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास अब संपत्ति के नाम पर सिर्फ अपना घर बचा है। तो अगर मैं आपके पैसे ना लौटा पाऊँ तो आप मेरे घर पर कब्जा कर लेना। अगर किसी कागज पर हस्ताक्षर हो जाते तब ठीक रहता। अरे आपको मुझ पर भरोसा तो हो जाता। मंगेश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सेठ को उस पर भरोसा हो जाता है और वह सोचता है, अब यह मेरे पैसे भी नहीं लौटा पाएगा, तब भी कोई बात नहीं, मैं इसके घर पर कब्जा कर लूँगा। ठीक है मंगेश, मैं तुम्हें पैसे सिर्फ एक ही शर्त पर दे सकता हूँ कि अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूँगा, और अगर तुम पैसे लौटा दोगे तो उस पर 30% का ब्याज लगेगा। बोलो क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मुझे शर्त मंजूर है, मैं आपका पैसा समय पर लौटा दूंगा। फिर मंगेश जमींदार से पैसे लेकर वहां से चला जाता है और मंगेश अब कई लोगों के पास जाता है और वही कहानी दोबारा से बताता है। तो इस तरह से मंगेश के पास काफी सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। शाम को वह घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी सीमा से कहता है, अरे सीमा, यह देखो आज मेरे पास कितना पैसा है। तुम मुझे रोज आलसी और कामचोर होने का ताना देती थी ना, आज देखो मैं इतना सारा पैसा कमा कर लाया हूँ। अरे आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ओहो, अरे सीमा, इतना सारा पैसा मुझे भला कौन देगा? अरे यह पैसे मैं अमीर लोगों और सेठ जैसे लोगों से अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का इस्तेमाल करके लाया हूँ। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप कितने बुद्धिमान और चतुर हैं। अब आप मुझे सच सच बताओ कि यह पैसे कहाँ से लाए हो? देखो सीमा, मैंने गांव के अमीर लोगों से कहा है कि मैं एक व्यापार करना चाहता हूँ और उसमें मुझे पैसों की जरूरत है, तो उन लोगों ने मुझे ब्याज पर पैसे दे दिए। क्या आपने हमारा यह घर भी गिरवी रख दिया है? भगवान, अब मैं कहाँ रहूंगी? मैं तो तंग आ गई हूँ इस आदमी से। ना जाने मनहूस कैसे हमारे पल्ले पड़ गया। सीमा, मैंने इस घर को सिर्फ सेठ के पास गिरवी रखा है, लेकिन मैंने पैसे तो 4-5 लोगों से लिए हैं। तो क्या आपने उन 4-5 लोगों को धोखा दिया है? क्या अब आप पड़ोस के गांव में व्यापार करोगे? और क्या आपको लगता है कि आपका व्यापार अच्छा चलेगा और आप उन लोगों के पैसे वापस कर पाओगे? मुझे तो लगता है कि यह घर मेरा कुछ ही दिनों के लिए है, कुछ दिन बाद यह घर भी छिन जाएगा। सीमा, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं मालूम कि क्या करना है। अरे मैं कल अपने दोस्त से मिलूंगा और वहीं कुछ व्यापार करूंगा। अच्छा, आपको जो करना है आप वह करो, मैं चुप ही रहूंगी। अरे मैं तो परेशान हो गई हूँ आपसे। अगले दिन मंगेश सुबह होते ही अपना खाना लेकर जंगल से होता हुआ अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था। तभी वह रास्ते में सोचता है, कुछ देर यहीं रुककर आराम कर लेता हूँ और अपना भोजन भी कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर में आगे चलेंगे। मंगेश जब खाना खा ही रहा था तभी उसके पास एक साधु बाबा जी आ जाते हैं। प्रणाम साधु महाराज, आप मुझे बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज की तलाश में हैं। आप वह मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। वैसे भी मैंने अपने जीवन में किसी की भी मदद नहीं की है, और अगर आज मैं आपकी मदद कर दूंगा तो यह मेरा सौभाग्य होगा। हाँ बेटा, मैं यहाँ पानी की तलाश में घूम रहा हूँ। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है और मैंने यहाँ कई जगहों पर देखा तो मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। अगर तुम्हें कहीं पता हो तो मुझे बता दो, मैं वहाँ जाकर पानी पी लूँगा। जी बाबा जी, मेरे पास पानी है, आप रुकिए, मैं अभी आपको गिलास में डालकर पानी दे देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम मुझे बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान लग रहे हो। अब मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वह वरदान दे दूंगा
जो तुम्हें चाहिए होगा, लेकिन तुम जो भी वरदान मांगना बहुत सोच समझ कर मांगना। अच्छा बाबा जी, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप ऐसा वरदान दो कि जिनसे भी मैंने पैसे कर्ज पर लिए हैं वह दोबारा मुझसे पैसे ना मांगे। बस बाबा जी, मैं यही वरदान चाहता हूँ आपसे। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें वही वरदान दे रहा हूँ कि जिन जिन लोगों से तुमने पैसे कर्ज पर उधार लिए हैं वह लोग तुमसे पैसे लेना भूल जाएं। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे वरदान दे दिया। अब वह लोग मुझसे पैसा नहीं मांगेंगे तो मैं अपना एक अच्छा सा व्यापार खोल दूंगा, जिससे कुछ ही दिनों में मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा और मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। मंगेश बाबा जी से वरदान लेकर बहुत खुश था। और वह अपने दोस्त भूचक से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। और मंगेश भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम गांव छोड़कर यहाँ अकेले कवारे क्यों रह रहे हो? भाई, मेरी शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। अगर मैं घर में रहता तो माँ बार बार कहती कि बेटा शादी कर ले, इसलिए मैं गांव छोड़कर यहाँ चला आया और मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। और तुम बताओ, तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो भाई? तुम तो जानते ही हो भाई, मैंने अपनी सारी ज़मीन बेच दी है और उसी से मुझे पैसे मिले हैं। अगर इन पैसों को सही से काम पर नहीं लगाया गया तो यह सारा पैसा बर्बाद चला जाएगा और मैं भी बिल्कुल भिखारी बन जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पैसों को तुम मेरे से ब्याज पर ले लो और अपने काम में लगाओ। तुम मुझे इसका 5% दे देना। हाँ भाई, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ? अरे तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो भाई। जब तुम्हारा मन हो तब मुझसे ये पैसे ब्याज सहित ले जाना। और हाँ भाई, कभी मिलने भी आ जाया करो, बहुत अकेला महसूस होता है यहाँ तुम्हारे बिना। मंगेश सारे पैसे देकर अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या आपने वह सारे पैसे उस मूर्ख भूचक को दे दिए? चलो, तुम जैसा ठीक समझो। वैसे भी मैं तुम्हारे दिमाग को समझ नहीं पाती हूँ। अब आईना लाइन पर, इसलिए कहता हूँ कि पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि नौकरी ही हो। अरे दिमाग भी होना चाहिए। आदमी बुद्धिमान हो तो वह खुद पैसा कमा लेगा। अब तुम मुझे कभी गरीबी का ताना मत देना और अपना फालतू का ज्ञान भी अपने पास ही रखना। अरे बकवास बंद करो, यह सब मनगढ़ंत कहानी है। तुम देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। यह कहानी नहीं है सीमा, अब कुछ पल का इंतजार करो। कुछ ही दिनों में मैं गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। अच्छा व्यापार होने वाला है हमारा। इसी सोच में मंगेश डूबा रहता है और मन ही मन खुश होता रहता है। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन मंगेश के पास जमींदार का बड़ा लड़का आता है और मंगेश से कहता है, सुनो मंगेश भाई, 10 साल पहले तुमने मेरे पिताजी से 5,000 रुपये उधार लिए थे और तुमने अभी तक वह पैसे नहीं लौटाए हैं और ना ही उनका कोई ब्याज दिया। तो कृपया करके आप मुझे जल्दी से वह पैसे दे दीजिए। मंगेश आश्चर्य में पड़ गया और वह सोचने लगा कि इसके पिता ने इसके सामने तो पैसे नहीं दिए और ना ही इतने सालों में कोई मुझसे पैसे लेने आया, तो इसको उन पैसों के बारे में कैसे पता चला। यही सब सोचकर मंगेश उससे कहता है, तुम्हारे पिता से मैंने कब पैसे लिए थे? अरे मैं तो तुम्हारे पिता के पास कभी पैसे मांगने गया ही नहीं, तो तुम मुझसे पैसे कैसे मांग रहे हो? और अगर मैंने पैसे लिए ही होते तो तुम्हारे पास कोई तो सबूत होता। हाँ, मेरे पास सबूत है। मेरे घर में एक पेपर है जिस पर तुमने हस्ताक्षर किए थे और यह भी लिखा था कि अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर सकता हूँ। अब तुम जल्दी से जल्द मेरे पैसे 1 सप्ताह के भीतर लौटा दो। इससे ज़्यादा समय अब मैं नहीं दे पाऊंगा तुम्हें। ऐसे ही सेठ का लड़का मंगेश से ऊंची और कड़ी आवाज में धमकी देकर चला जाता है और मंगेश ने जिन जिन से पैसे उधार लिए थे उन सभी के बेटे आकर उसे पैसे लौटाने की धमकी देकर चले जाते हैं। इन सब घटनाओं को देखकर मंगेश की पत्नी सीमा मंगेश से कहती है, अब देखो यह क्या हो रहा है। अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेहनत करो। अगर आज तुम मेहनत करके इतना पैसे इकट्ठा करते तो शायद हम लोगों पर यह नौबत नहीं आती।
अब तो मुझे इस बात का डर है कि यह घर भी हमसे छिन ना जाए। अरे चुप रहो सीमा, मुझे मालूम है कि अब क्या करना है। अरे मैं अभी अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उसे अपना सारा पैसा लूंगा, और पैसा मुझे 5% ब्याज ज़्यादा मिलेगा। उसी पैसे को लाकर मैं यहाँ सबका कर्जा चुका दूंगा। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है सीमा। मंगेश अपने पैसे लेने के लिए बूचक के घर जाने लगता है, लेकिन जब वह बूचक के घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां कोई भी नहीं होता है, जिसको देखकर मंगेश घबरा जाता है। बेटा, न जाने तुम्हारे जैसे कितने लोगों से उसने पैसे लिए और पता नहीं अब कहाँ गायब हो गया। किसी को दिखता ही नहीं है कि वह आखिर गया तो गया कहाँ। मैं तुम जैसे लोगों को समझा समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन वह अब वापस नहीं आने वाला। वह तुम सबका पैसा खाकर जा चुका है। अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मंगेश के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वह एक गहरी सोच में पड़ जाता है कि उन लोगों को पैसे कैसे चुकाए। सोचते सोचते वह बाबा की तलाश में निकल जाता है और कुछ दूर चलने के बाद ही उसे वह बाबा दोबारा से नजर आ जाते हैं। बाबा, आपने मुझे झूठा वरदान दिया था, इसलिए आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, क्या तुम्हें सही से याद है कि तुमने क्या वरदान मांगा था? हाँ, मुझे सही से याद है। मैंने कहा था कि जिन जिन लोगों ने मुझे पैसे उधार दिए हैं वह मुझसे पैसा वापस ना मांगे। हाँ, यही कारण है कि वह लोग तुमसे पैसा मांगने आए हैं। तुमने कहा था कि जिन लोगों ने तुम्हें पैसे दिए हैं वह लोग तुमसे पैसे लेने वापस ना आए, और जब तक वह जिंदा रहे तब तक किसी ने तुमसे पैसे नहीं मांगे। अब जब वो लोग मर गए तो तभी उनके बेटे तुमसे पैसे मांगने के लिए आए हैं। तो तुम्हारा वरदान तो पूरा हो गया। अगर तुम कहते कि दुनिया में कोई भी तुमसे पैसे ना मांगे तो मैं उसी हिसाब से वरदान दे देता। तो बेटा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ करना मंगेश। हाँ बाबा जी, यह बात तो सच है। मैं उस समय इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाया था। मंगेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वह सोचता है कि कभी किसी से चालाकी नहीं करेगा। चालाकी करने का परिणाम बाद में बहुत बुरा हो सकता है।